एक समय की बात है। किसी नगर में एक राजा राज्य किया करता था। उस राजा के 3 लड़के थे। राजा जब अपने पुत्रों को देखता तो राजा विचार करता था। हमारे बेटे बहुत ही सुंदर हैं। इनके लिए सुंदर राजकुमारी भी होनी चाहिए, लेकिन सुंदर राजकुमारी कहाँ मिलेगी? राजा ने सुंदर राजकुमारी की तलाश की, लेकिन उस राजा को कहीं भी सुंदर राजकुमारी नजर नहीं आई। राजा बहुत ही उदास था, इस बात को लेकर चिंतित था। एक दिन राजा के दरबार में एक सन्यासी आया होता है। सन्यासी ने राजा के चेहरे की ओर देखा और राजा से पूछा, महाराज, आप उदास क्यों हैं? आपको किस बात की चिंता है? मुझे बताइए। महाराज, चिंता की बात यह है कि हमारे 3 राजकुमार हैं। मैं यह विचार करता हूँ कि इन सुंदर राजकुमारों के लिए सुंदर राजकुमारी भी होनी चाहिए, लेकिन हमारे राजकुमारों के लिए कहीं सुंदर राजकुमारी नजर नहीं आ रही है। इस बात से हम बहुत चिंतित हैं। राजा की बातों को सुनकर सन्यासी ने 3 धनुष बाण निकाले और कहा, राजा साहब, ये 3 धनुष बाण लीजिए और एक एक धनुष बाण अपने अलग अलग बेटों को दे दीजिए और उनसे कहिए कि इस धनुष से बाण का निशाना लगाए और निशाना लगा के अपने शहर के बाहर की ओर छोड़ दे। और ये बाण जहां भी गिरे, जिसके भी घर में गिरे, उसी की बेटी से अपने बेटों का विवाह कर दीजिए। तभी आपकी ये चिंता दूर हो पाएगी। सन्यासी की बातों को सुनकर राजा सहमत हो जाते हैं। वो 3 धनुष बाण अपने हाथों में ले लेते हैं और एक दिन राजा ने अपने तीनों राजकुमारों को बुलाया और एक एक धनुष बाण अपने बेटों को अलग अलग हाथ में दिया और कहा, बेटा, अपना अपना ये बाण निशाना लगा के छोड़ दो। ये तुम्हारा बाण जहां भी गिरेगा, जिसके भी घर में गिरेगा, जिस जगह पर गिरेगा, उस जगह पर जो भी लड़की होगी, उसी लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता होगा, तुम्हारा विवाह होगा। राजा का आदेश था। राजकुमार राजा का आदेश टाल नहीं सकते थे। तीनों राजकुमारों ने अपने बाण निशाना लगा के छोड़ दी। एक बाण एक राजा के महल में जाकर गिरा, जहां उसकी एक सुंदर सी राजकुमारी थी। दूसरा बाण एक गरीब के घर में गिरा। उस गरीब के घर में भी एक बेटी थी। पहला बाण बड़े लड़के का था। राजा तलाश करता हुआ उस राजमहल तक पहुंच गया, जहां सुंदर सी राजकुमारी थी। राजा ने कहा, आपकी राजकुमारी के साथ हम अपने बड़े बेटे का रिश्ता करने के लिए आए हैं। राजा सहमत हो जाता है। उसके बाद राजा अपने बड़े बेटे की शादी उस राजा की बेटी से कर देता है। अब दूसरे बेटे का बाण की तलाश में निकलता है। राजा तलाश करता हुआ उस गरीब के घर में पहुंच जाता है, जहां वो बाण गिरा हुआ था। वहां जाकर राजा ने उस गरीब से कहा, हम अपने बेटे राजकुमार की शादी तुम्हारे बेटे से करने के लिए आए हैं। वो गरीब बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हमारे तो बहुत ही सौभाग्य की बात है, पुण्य की बात है जो मुझ जैसे गरीब की बेटी की शादी एक राजकुमार के साथ हो रही है। खुश होकर उस गरीब ने राजा के मंझले बेटे से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। अब राजा दोनों बहुओं को लेकर घर चला आता है। इधर छोटा राजकुमार था। अब राजा उसके बाण की तलाश करने के लिए निकले। राजा ने बहुत प्रयास किया, उसका बाण कहीं भी नहीं मिला। राजा घर पर चले आए। इधर छोटा राजकुमार था, वो बहुत ही चिंतित होने लगा। हमारे 2 भाइयों के बाण मिल गए, उनका विवाह भी हो गया, लेकिन हमारा बाण क्यों नहीं मिला है? बाण किसी घर में, किसी गांव में नहीं गिरना था। वो बाण एक जंगल में एक वृक्ष के ऊपर गिर गया था। राजा गांव में, शहरों में तलाश करता, लेकिन वो बाण नहीं मिला। हमारे बड़े भाइयों की शादी हो चुकी है, लेकिन हमारा बाण हमारे पिताजी को मिला क्यों नहीं? पिताजी तो घर पर चले आए, अब उन्होंने तो कोशिश बंद कर दी,
लेकिन मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा और अपने बाण को ढूंढूंगा जरूर कि मेरा बाण आखिर गया तो गया कहाँ। पिताजी, हमें आज्ञा दीजिए, हम अपने बाण को जाकर ढूंढेंगे और जहां भी हमारा बाण गिरा होगा उस जगह पर कोई भी लड़की होगी उससे विवाह करके फिर मैं आऊंगा। ठीक है पुत्र, तुम जाओ। छोटा राजकुमार वान की तलाश में निकल गया। पहले तो कई गांवों में, कई शहरों में गया, लेकिन उसे कहीं भी वान नहीं मिला। फिर वो जंगल के रास्ते जा रहा था, तभी एक पेड़ के नीचे वो वान गिरा हुआ दिखाई दिया। उसने जाकर इधर उधर देखा। यहाँ पर कौन सी लड़की हो सकती है, ऐसी कौन सी कन्या हो सकती है जिसके साथ हम विवाह करें। हमारे पिताजी का आदेश है कि जहाँ जिस जगह पर बाण गिरेगा उस जगह पर जो भी कन्या होगी उसी के साथ विवाह होगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो हमारे पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन होगा। अब इस जगह पे कोई लड़की तो नजर आई नहीं, हम विवाह करें तो किससे करें, कोई भी चीज नजर ही नहीं आ रही है। उसके बाद में छोटे राजकुमार ने जब पेड़ के ऊपर देखा तो एक बंदरिया बैठी हुई थी। जब राजकुमार उस बंदरिया को देखा तो भयभीत हो गया। पिताजी के आदेश के अनुसार अब हमें इससे विवाह करना पड़ेगा, और तो कोई हमें यहाँ नजर नहीं आया। ये बंदरिया बैठी हुई है जिस पेड़ पर हमारा वाण गिरा है। राजकुमार ने बंदरिया के साथ विवाह कर लिया और बंदरिया को चुपचाप लेकर अपने राजमहल आ गया। इधर राजा के तीनों बेटों के लिए अलग अलग राजमहल बनवाए हुए थे, जिसमें अलग अलग तीनों राजकुमार रहते थे। छोटा सा राजकुमार बंदरिया को लेकर अपने राजमहल आ जाता है। और दूसरे दिन पिताजी से कहता है, पिताजी, मैं बहुत ही सुंदर लड़की से विवाह करके आया हूँ। अपने छोटे बेटे की बात सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, चलो ठीक है, हमें तुम्हारी चिंता थी, अब तुम्हारा विवाह भी हो गया। आज हमारी सभी चिंताएं खत्म हो गई। छोटा राजकुमार जब अपने महल जाता है तो उस बंदरिया को देखकर उसे बहुत क्रोध आता है। मैं क्या करूं क्या ना करूं, पिताजी की आज्ञा को मैंने माना और ये हाल हो गया जो मेरी शादी बंदरिया से हो गई। अब मैं किसको बताऊं किसको ना बताऊं। अगर इस बंदरिया के बारे में बताते हैं कि हमारा विवाह इस बंदरिया के साथ में हुआ है तो हमारे पिताजी का भी अपमान होगा, हमारी भी मजाक बनेगी, हमारे पिताजी की भी मजाक बनेगी। एक पलंग पर जाकर लेट जाता है और जब बंदरिया उसके पास आई तो उससे भाग कर कहता है, तू हमारे सामने से चली जा, तूने तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तू हमारे पास आकर के मत बैठ। बंदरिया वहां से दूर बैठ जाती है। छोटा राजकुमार बहुत ही चिंतित रहने लगा। एक दिन राजा ने अपने तीनों राजकुमारों को बुलाया। हम अपनी बहुओं को आजमाइश करेंगे कि हमारी बहुएं क्या क्या काम कर सकती हैं और कौन सा काम नहीं कर सकती हैं। जय पिताजी, जैसी आपकी इच्छा। अगले दिन राजा ने 3 बोरी धान मंगवाए और तीनों राजकुमार को एक एक बोरी धान देकर कहा, बेटा, तुम अपनी पत्नी के पास ले जाओ और कहो कि सुबह तक इन धान से चावल अलग कर दे। कल सुबह इस धान से अलग किया हुआ चावल लेकर आना। तीनों राजकुमार एक एक धान लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं। बड़ा बेटा एक बोरी धान लेकर घर पे जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, सुबह तक इस धान की बोरी से चावल अलग हो जाना चाहिए। तीसरा बेटा जो था वो घर पर गया और चुपचाप धान की बोरी को रख दिया और जाकर पलंग पर बैठ गया। इधर राजा की बड़ी पुत्र वधू ने सोचा, मैं तो एक राजकुमारी हूँ, राजा की लड़की हूँ, मैं क्यों धान से चावल अलग करूँ? मैं ऐसा नहीं करूँगी, कह दूंगी ये दोबारा ले जाकर अपने पिताजी को वापस कर दो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये सोचकर बड़े बेटे की पत्नी लेटी रही, उसने कुछ नहीं किया। जो गरीब घर की लड़की थी, जो मंझले बेटे की पत्नी थी,
उसने प्रयास किया धान चावल से निकालने के लिए, लेकिन पूरी तरह से चावल नहीं निकाल पाई। आज अगर हमारी पत्नी होती तो ये धान से चावल निकाल देती, लेकिन हमारी पत्नी तो बंदरिया है। अब पिता की आज्ञा का कैसे पालन हो? कैसे सुबह ये चावल ले जाऊंगा? कैसे सुबह तक इन धानों से चावल निकाल पाएंगे? आखिर कौन निकालेगा? ये बात को सोच करके छोटा राजकुमार पलंग पर बैठा हुआ था। बंदरिया देख रही थी। अब बंदरिया पलंग पर जाकर बैठ गई और कहने लगी, क्या बात है, आपके चेहरे पर चिंता क्यों है? तू हमारे सामने से भाग जा। तू हमारी चिंता को क्या करेगी? क्या तू हमारा ये काम कर सकती है? बताइए तो सही, क्या बात है, क्या काम है? यह धान का कटोरा रखा है। सुबह तक इसमें से चावल निकालकर पिताजी के पास में पहुंचाना है, जो तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। राजकुमार की बात को सुनकर बंदरिया ने कहा, आप घबराइए नहीं, चिंता मत करिए, आप सो जाइए, सुबह तक इन धान से चावल निकल जाएगा। तू तो बिन मतलब की बातें कर रही है। अरे तू एक बंदरिया होते हुए ऐसा कैसे कर सकती है? आप सो जाइए, आप क्रोध मत करिए, सुबह होने से पहले अलग हो जाएगा। राजकुमार सो जाता है। लगभग रात के 12 बजने के बाद वो बंदरिया एक सुंदर सी परी बन गई और धानों से चावल निकाल कर रख दिए और फिर अपने रूप में आ गई। जब सवेरा हुआ, राजकुमार ने सोचा, इसने धानों में से चावल तो निकाल नहीं पाई होगी। चलो यह धान की बोरी को पुनः ले जाकर अपने पिताजी को वापस कर देते हैं। बड़ा बेटा धानों की बोरी के जैसा था वैसा ही ले जाकर राजा के सामने रख दिया और कहा, पिताजी, हमारी पत्नी ने ऐसा नहीं किया। मंझला बेटे की धान की बोरी राजा ने देखा तो सोचा, चलो हमारी मंझली बहू है, उसने कुछ प्रयास तो किया। पूरी तरह से धानों में से चावल नहीं निकाल पाई, कुछ धान रह गए हैं, लेकिन प्रयास तो किया। उसके बाद में छोटे बेटा की बोरी जब राजा ने देखी तो बहुत साफ सुंदर चावल नजर आया। जब राजा बहुत ही प्रसन्न होता है और दरबार में कहता है, हमारी छोटी बहू ने हमारा दिल जीत लिया, कितना साफ सुथरा चावल निकाला है। छोटे राजकुमार ने देखा तो राजकुमार ने मन ही मन में विचार किया, अरे वो तो बंदरिया है, वह कैसे धानों से चावल निकाल सकती है? किसी दासी से उसने निकलवाया होगा, किसी दासी का काम होगा। चलो हमारी बेइज्जती होने से तो बच गई। उसके बाद में राजा ने बहुत ही सुंदर रेशम का कपड़ा मंगवाया और अपने तीनों राजकुमारों को देकर कहा, ये कपड़े ले जाओ, हमारे लिए सुंदर पोशाक सिलवा कर लाओ। देखते हैं कौन सी बहू हमारे लिए सुंदर पोशाक सिलती है। तीनों बेटे रेशम का कपड़ा लेकर अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। ये जो कपड़ा है, पिताजी के लिए एक सुंदर पोशाक सिलना है तुम्हें। मैं तो राजकुमारी हूँ, मैं क्यों पोशाक सिलूं? मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, मुझे ऐसा नहीं आता है। उसने ये सोचकर कुछ भी नहीं किया, कपड़ा वैसे ही रख दिया। राजा की मंझली बहू ने प्रयास किया, उसने एक पोशाक बनाई, लेकिन वो पोशाक अच्छी नहीं बन पाई। इधर राजकुमार, जिसकी शादी बंदरिया के साथ हुई थी, रेशम के कपड़ों को लेकर वो राजकुमार उस दिन की तरह चिंतित होकर पलंग पर जाकर बैठ गया। तब बंदरिया आई और कहने लगी, क्या हुआ? अब क्या बात है? अब आपके पिताजी ने कुछ और सवाल कर दिया है क्या? तू यहाँ से चली जा, तू ये काम नहीं कर सकती है। तूने ये चावल धानों में से किसी दासी से निकलवाई होगी, लेकिन मैं ये बात किसी से कह नहीं सकता हूँ। अगर ये बात मैं कहता हूँ तो हमारी बेइज्जती होगी, इसलिए तू हमारी नजरों के सामने से हट जा। तेरे बस की बात नहीं है जो तुम बार बार हमसे पूछ रही हो कि क्या चिंता है, क्या बात है। राजकुमार की बात सुनकर बंदरिया कहती है, आप नाराज मत होइए, बताइए तो सही बात क्या है? आपके पिताजी ने अब की बार क्या काम दिया है जो आपको इतनी चिंता सता रही है? अब की बार हमारे पिताजी ने एक रेशम का कपड़ा दिया है और आदेश दिया है कि अपनी बहू से एक सुंदर हमारे लिए पोशाक सिलवा कर लेके आओ।
देखे कौन सी बहू हमारे लिए सुंदर पोशाक सिलवा के भिजवाती है। इस बात को लेकर के मुझे चिंता हो रही है। मैं सोचता हूँ कि उस दिन किसी से तूने धानों से चावल निकलवा लिए होंगे, लेकिन ये पोशाक तू कैसे सिल पाएगी? तू तो एक बंदरिया है। राजकुमार की बात सुनकर बंदरिया कहती है, आप घबराइए नहीं, ये काम मुश्किल नहीं है, हो जाएगा, आप चिंता छोड़कर सो जाइए। बंदरिया की बात को सुनकर राजकुमार सो जाता है और सोचता है, इसके बस की तो बात है नहीं, कल तो मेरी बेइज्जती निश्चित है। इधर 12 बजे के बाद रात्रि के समय वो बंदरिया ने अपना रूप बदलकर एक सुंदर सी परी बन गई और बहुत ही सुंदर राजा के लिए उसने एक पोशाक सिला। जब सवेरा होता है तो राजकुमार अपने पिताजी के पास पोशाक लेकर राज दरबार में जाता है। बड़ा लड़का पहुंचकर उसने जो कपड़ा दिया था वैसे का वैसा ही वापस कर दिया और कहा, हमारी बहू ने ऐसा काम नहीं किया। वह सोचने लगी कि मैं एक राजकुमारी हूँ और मैं यह नहीं करूंगी। मंझले बेटे ने जब पोशाक राजा को दिया तो राजा देखकर सोचने लगा, ठीक है, हमारी मझली बहू ने प्रयास तो किया, लेकिन पोशाक अच्छी नहीं बना पाई। उसके बाद छोटे राजकुमार अपना थैला राजा को दे दिया जिसमें वो पोशाक थी। राजा ने उस थैली से पोशाक बाहर निकाली। उन्होंने देखा बड़ी सुंदर पोशाक सिली हुई थी। राजा बहुत ही प्रसन्न हो गए। उस दरबार में अपनी छोटी की बड़ाई करने लगा और बड़ी बहू के बारे में कहा, मेरी बड़ी बहू ने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमारी बीच वाली बहू ने प्रयास तो किया है। सबसे अच्छी सुंदर पोशाक अगर सिली है तो हमारे छोटे बेटे की बहू ने। राजा बहुत ही प्रसन्न था। उस पोशाक को देख के राजकुमार बहुत ही चिंता में पड़ गए। हमारी पत्नी तो बंदरिया है। उस दिन उसने धान से चावल निकाल दिए थे, जो ये उसके लिए असंभव थी। आज इतनी सुंदर पोशाक सिली है, ये भी उसके लिए संभव थी। समझ में नहीं आ रहा है कि ये काम करता कौन है, और वो भी इतना अच्छा काम। पत्नी तो बंदरिया है और फिर ये काम कैसे हो जाता है? हम इस बात का पता लगाएंगे, इस बात की खोज करेंगे कि हमारे घर में कौन आता है और कौन ये काम करके चला जाता है। हमारी बंदरिया तो कुछ कर ही नहीं सकती है। राजकुमार को इस बात का पता लगा के 2-4 दिन हो गए, लेकिन उस बंदरिया के बारे में पता नहीं लगा। फिर उसने विचार किया, हम अपनी माताजी को ये बात बताते हैं। हो सकता है वह कोई न कोई रास्ता निकाल करके बताएगी, जिससे यह पता चल जाएगा कि यह बंदरिया काम करती है या कोई और आकर काम करता है। इसमें बंदरिया के बारे में सारा राज पता चल जाएगा। ये सोच करके छोटा राजकुमार अपने माता के पास पहुंचा और सारी बात बताता है और कहता है, माताजी, आज तक हमने जो बात नहीं बताई वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। हमारी शादी किसी सुंदर राजकुमारी से, सुंदर लड़की से नहीं हुई है। हमारी शादी एक बंदरिया से हुई है, जो पिताजी का आदेश था, जिस आदेश को मैं टाल नहीं पाया, और इसलिए मैंने बंदरिया से शादी कर लिया। और बंदरिया ने यह काम किया है, तो धानों से चावल निकाले और एक सुंदर पोशाक सिली। माताजी, ये काम इस बंदरिया का नहीं है, इसके लिए बहुत असंभव है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि बंदरिया के अंदर कोई राज छुपा है, ये बंदरिया है या कोई और है, या हमारे महल में कोई और आता है। इसका चक्कर क्या है? माताजी, 3-4 दिन से मैं पता लगा रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में मैं कोई पता नहीं लगा पाया। अपने छोटे बेटे की बात सुनकर कहती है, बेटे घबराओ नहीं, इस बात का पता तुमको लगा के दूंगी कि तुम्हारे घर में आता कौन है, इस बंदरिया के अंदर क्या राज छुपा हुआ है। अपनी माँ की बात सुनकर छोटा राजकुमार बहुत ही खुश हो गया। फिर रानी राजा के पास आकर सारी बात बताने लगी। राजा भी बहुत असमंजस में पड़ गया। चक्कर क्या है? मैं यही तो सोच रहा था कि इतना सुंदर काम सभी स्त्री नहीं कर सकती है। महाराज,
इस बात का पता कैसे लगाएं? 2-3 दिन छोटे राजकुमार ने बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं पता लगा पाया। ये बात को मैं भी सोच रहा हूँ कि पता कैसे लगाया जाए। महाराज, मुझे एक उपाय सूझा है। कहो, कैसी उपाय है? कल तीनों बहू की मुंह दिखाई की रस्म तैयार करवाइए और तीनों बहू की मुंह दिखाई की रस्म दरबार में कीजिए। अगर छोटे बेटे की बहू होगी तो जरूर आएगी और बंदरिया होगा तो राज खुल जाएगा। तुमने तो हमारे मुंह की बात ही छीन ली। मैं भी यही सोच रहा था। कल अपनी तीनों बहू की मुंह दिखाई की रस्म दरबार में करते हैं। राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री जी, आप तीनों राजकुमार को जाकर के ये सूचना भिजवा दीजिए कि कल दरबार में तीनों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म होगी। मंत्री सबसे पहले बड़ी बहू के पास ही खबर देता है, फिर मंझली बहू के पास और फिर सबसे छोटे बेटे के घर पर पहुंचता है जहां छोटा राजकुमार था। तुम अपनी पत्नी को लेकर कल दरबार में पहुंच जाना, मुंह दिखाई की रस्म होगी। इतना कहकर मंत्री वहां से चला जाता है। अब छोटा राजकुमार बहुत ही चिंता में पड़ गया। अभी तक तो ये राज हमारा छुपा रहा कि मेरी शादी बंदरिया से हुई है, और कल तो राज हमारा खोल ही जाएगा कि हमारी शादी बंदरिया से हुई है। सारे शहर को पता चल जाएगा। अब छोटा राजकुमार बहुत ही चिंता में पड़ गया। क्या बात है, अब की बार क्या हुआ? क्या चिंता है? आज तो आपका चेहरा कुछ और ही बता रहा है। आप भयानक संकट में पड़ चुके हो। बंदरिया, तू सही कह रही है कि आज तो मैं भयानक संकट में पड़ गया हूँ। बात तो बताओ, क्या बात है? तू तो हमारे सामने से चली जा। तेरे राज को मैं आज तक छिपाता रहा, लेकिन अब तेरा राज नहीं छुप पाएगा। मेरी बदनामी और मेरे पिता की बदनामी कल दरबार में निश्चित है। हमारे पिताजी ने आदेश दिया है कि कल तीनों बहू की मुंह दिखाई की रस्म दरबार में होगी और हमारी दोनों भाभियां अपने अपने पतियों के साथ दरबार में पहुंच जाएगी। लेकिन मैं जब जाऊंगा तो क्या मैं तुझे लेकर के जाऊंगा? आप घबराइए मत। तू क्या कह रही है? घबराइए मत? अरे घबराने वाली बात है, और तू कह रही है कि घबराइए मत। आप परेशान मत होइए। अभी आप तुरंत जाइए अपने पिताजी के पास और उनसे कह दीजिए कि दोनों बड़े बेटों की बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म दिन में कर लें और छोटे बेटे की बहू की मुंह दिखाई की रस्म रात्रि में 12 बजे के बाद। राजकुमार ने बंदरिया की बात को सुनकर तुरंत राजा के पास गया और जाकर अपने पिताजी से कहा, पिताजी, हमारी पत्नी रात के 12 बजे के बाद में मुंह दिखाने के लिए आएगी। राजा सहमत हो गया। दूसरे दिन दरबार लगता है तो दोनों राजकुमार अपनी अपनी पत्नी को लेकर दरबार में पहुंच जाते हैं। बड़ी हंसी खुशी से उनकी मुंह दिखाई की रस्म दरबार में होती है। सभी दरबारी लोग राजा के बड़े पुत्र की बहू की मुंह दिखाई की रस्म करते हैं। महाराज, छोटे राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर दरबार में नहीं आए हैं। मंत्री जी, आप इंतजार करिए। रात के 12 बजे के बाद हमारी छोटी बहू आएगी। जब रात के 12 बजते हैं तो बंदरिया कहती है, अब आप अपने दरबार में पिताजी के पास पहुंचिए, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। राजकुमार अपने पिताजी के पास पहुंच जाता है। रात्रि के 12 बजे के बाद बंदरिया अपना रूप एक सुंदर परी में बदल लेती है और दरबार में पहुंच जाती है। जब दरबारी ने राजा के छोटे राजकुमार की पत्नी को देखा तो सभी दरबारी की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा अपनी छोटी बहू को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। हमारी पत्नी तो बंदरिया थी जिसको मैं महल में छोड़ के आया हूँ। ये चक्कर क्या है? अब दरबार में तो मुंह दिखाई चल रही थी। इधर छोटा राजकुमार महल में भागा। चलो देखें, अगर कोई यह दूसरी स्त्री बंदरिया ने भेजी होगी तो वह महल में जरूर बैठी होगी। अगर ये बंदरिया हमारी बंदरिया नहीं होगी, एक स्त्री होगी, तो इसका भी राज खुल जाएगा। ये विचार करता हुआ राजकुमार जोता भाग चला जा रहा था। जब महल में पहुंचा
तो उसने देखा कि उस बंदरिया नजर नहीं आ रही है। हर जगह महल में देखा, बंदरिया नजर नहीं आई। पलंग पर जाकर देखा तो बंदरिया के पूरे शरीर की खाल पड़ी हुई थी। ये कोई मामूली बंदरिया नहीं थी, ये कोई अप्सरा है, कोई परी है जो हमारी पत्नी इतनी सुंदर है। आज के बाद मैं इस खाल को ही नहीं रखूंगा, इसको जला दूंगा। जब ये खाल जल जाएगी तो हमारी पत्नी दोबारा बंदरिया नहीं बन पाएगी। ये सोच के राजकुमार ने उस खाल में आग लगा दी और जैसे ही वो खाल जलने लगी तो उधर परी जो दरबार में मुंह दिखाई की रस्म कर रही थी वो भी जलने लगी। अब उसको जलता हुआ देख राजा नो दंग रह गया। राजा घबरा गए, सब दरबारी भी घबरा गए। इधर जैसे ही वो खाल जल के राख बनी, उधर उसकी पत्नी भी जल के राख बन गई। छोटा राजकुमार जब दरबार में पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पत्नी भी राख बन चुकी है। अब राजकुमार बहुत ही दुखी होता है। ये क्या हुआ? हमने अपनी पत्नी को अपने हाथों से ही मार दिया। उसी समय पर वो सन्यासी वहां पर आ जाता है जो धनुष्वान राजा को दिया था। राजा सन्यासी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और सारी बात बताता है। महाराज, अभी अभी हादसा हमारे छोटे बेटे के साथ में हुआ। छोटे बेटे की बहू जल के यहाँ भस्म हो गई। इसका चक्कर क्या है? सारी बात उस राजकुमार ने सन्यासी को कही। हमने जैसे ही बंदरिया के खाल को जलाया, ये मेरी पत्नी भी जल के राख हो गई। सन्यासी सारी बात समझता है और कहता है, तुम घबराओ मत, तुम्हारी पत्नी थोड़ी देर में आ जाएगी। सभी दरबारी को राजा को राजकुमारी का इंतजार था। राजा साहब, जो यह बहू भस्म हुई है, यह परी लोक की अप्सरा है और मैं एक जगह पर तपस्या कर रहा था तो ये परियों के साथ में आई थी और जिस जगह पर मैं तपस्या कर रहा था उस जगह पर आकर के यह उपद्रव मचाने लगी, क्रीड़ा करने लगी, जिससे इसके शोरगुल से हमारी तपस्या भंग हो गई, हमारा ध्यान भंग हो गया। हमने इसको श्राप दे दिया कि तू बंदरिया बन जाए। ये हमारे पैरों में गिर गई, माफी मांगने लगी और आंखों में आंसू भर के रोने लगी। महाराज, हमारी रक्षा करे, हमसे भूल हो गई है। मैंने इसकी क्रूर पुकार सुनी तो मुझको दया आ गई और मैंने इसको वरदान दे दिया कि तू इसी वृक्ष पर रहेगी और आधी रात के समय के बाद में तू पुनः अपने रूप में आ जाएगी और उसके बाद में फिर बंदरिया बन के रहेगी। और जो राजकुमार तेरे साथ शादी करेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि तेरी खाल को जला देगा और तू जल करके भस्म हो जाएगी। तुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। और महाराज, इस श्राप से इसको मुक्ति मिल चुकी है। अब आज के बाद ये बंदरिया नहीं बनेगी और हमेशा आपके छोटे बेटे की सुंदर बहू बन के रहेगी। सन्यासी की बातों को सुनकर सब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। राजा बहुत ही खुश हो जाता है और छोटा राजकुमार के लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा।